तो हमने शुरू करना था कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है? हाँ जी, जस्टिस क्या होता है? जस्टिस, एक मिनट। जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। जस्टिस का शॉर्ट में मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, कि जो लोग हालात में बराबर है उनकी ट्रीटमेंट बराबर होनी चाहिए। मतलब लेट्स सपोज दो लोगों ने क्राइम किया है, मतलब दो लोगों ने चोरी की है, थी थेफ्ट का क्राइम है, ये भी थेफ्ट, ये भी थेफ्ट, ये दोनों ने थेफ्ट का क्राइम किया, तो दोनों इक्वल्स है ना, दोनों बराबर है। बिना हम इन्हें इनका रिलीजन देखे, इनका कास्ट देखे, इनका कलर क्रीड कुछ भी देखे बिना, ठीक है, जेंडर कुछ भी देखे बिना, इन्हें इक्वल्स ट्रीट करते हुए हमें इन्हें इक्वल सजा देनी है। वही जस्टिस होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। शॉर्ट में इसका जो मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स निकलेगा। क्लियर है? अब अपने आप में जस्टिस के बहुत सारे शॉर्टर कंसेप्ट भी होते हैं। सबसे पहले जस्टिस क्यों चाहिए उसके करेक्टरिस्टिक्स समझने जरूरी है कि क्यों हमें जस्टिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ह्यूमन वेलफेयर के लिए। देखो, अगर तुम चाहते हो कि पब्लिक का भला हो तो जस्टिस भी प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके जस्टिस में हेर फेर होगी, आपका जस्टिस प्रॉपर नहीं होगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है जस्टिस। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने समाज में सबका भला करना चाहते हो, भले में तुम्हें बिना फर्क किए ये भी तो देखना जरूरी है कि सबका भला हो रहा हो, ठीक है। तो किसी को बिना जज किए तुम अगर किसी का भला करना चाहते हो तो जस्टिस सबसे पहली चीज है, ठीक है। और जिस सोसाइटी में जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे वैसे भी वेलफेयर नहीं हो सकती, क्योंकि वो सोसाइटी हर टाइम पार्शियल होगी। पार्शियल होगी तो जिन्हें जरूरत है जिस रिसोर्स की, उन्हें वो रिसोर्स कभी नहीं मिल रही होगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि इंडिया को पूरी तरह प्योर कैपिटलिज्म बना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना दें, जो कुछ कर सकता है वही करे, दूसरा दूसरे को कोई हेल्प ना हो सरकार की तरफ से, तो कितने लोग भूखे मर जाएंगे इंडिया में। इस कारण ह्यूमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबकी हेल्प करना इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक एथिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर जस्टिस को आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं करते हो, मतलब अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आप जस्टिस को नहीं डिलीवर करते हो, तो आपका एक्चुअली आपके एथिक्स वीक है। सही गलत की पहचान करना ही तो एथिक्स है, और वही तो जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल बनेगा। और तीसरा, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। अब रिलेटिव का क्या मतलब है कि ये हमेशा सोसाइटी के साथ चेंज होता रहता है। सोसाइटी सोसाइटी के अंदर ही टाइम के साथ जो भी कंडीशन चेंज होती हैं उसके साथ। देखो, आज से 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 साल पहले, 100 150 साल लगा लो चलो, सती जैसी चीजें भी सही मानी जाती थी 150 साल पहले। और इनके एक्चुअली कोई अगेंस्ट बोलता था तो वो जस्टिस के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि सती को जस्टिस माना जाता था कि लड़कियों के साथ यही जस्टिस है। पर ह्यूमनली सोच के देखोगे तो किसी को जिंदा जला देना ये कैसा जस्टिस हुआ? तो रिलेटिव टाइम आज कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे जस्टिस के अगेंस्ट माना जाएगा, क्योंकि तुम एक पर्सन को जिंदा जला रहे हो। तो रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। शायद आज से 50 साल बाद हमें किसी को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी देना ठीक ना लगे, वो हम हटा दें, ठीक है। तो
पहले हम देते थे, अब हम नहीं देते, बिकॉज हमें वो उसके लिए गलत लगता है। ठीक है, तो जस्टिस का कंसेप्ट हमेशा रिलेटिव कंसेप्ट है। क्लियर है? अब अलग अलग डायमेंशंस होती हैं आपकी तो हाँ जी सर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थोड़ा बताना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये आपके डीपीएसपी में भी इसका कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, कि जो आपकी नेशन की रिसोर्सेज हैं, जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है वो यहां से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है। आपकी जो देश की रिसोर्सेज हैं, और मतलब जो जितनी भी देश की रिसोर्सेज होगी, चाहे वो माइंस होगी चाहे कुछ भी हो गया, उनके ऊपर सारे लोगों का इक्वल एक्सेस होना चाहिए। यही तो बात आपके डीपीएसपी में की हुई है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज ना हो, सबका बराबर का हक हो, वही उसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। ठीक है, कि सब सर लोगों, बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड एबिलिटीज भी लिखा हुआ है। हाँ तो नहीं, ऐसा तो है नहीं ना कि आपको रिसोर्सेज का एक्सेस का मतलब ये थोड़ी है कि सबको माइनिंग के राइट्स दे दिए जाएंगे। उसके लिए आपको रिसोर्सेज और नॉलेज भी तो होनी चाहिए। एक्सेस तो सबको है ना। आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एक्सेस तो सबको मिल रहा है ना सिविल सर्विसेज का। लिमिट तो नहीं किया हुआ कि यही परिवार के लोग या यही रिलीजन के लोग या यही कास्ट के लोग आप सिविल सर्विसेज में अपियर हो सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं किया गया ना। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है कि एक्सेस सबको दो, उसके बाद तो पर्सन की अपनी कैपेबिलिटी है ना। नहीं तो ऐसे तो देश में लूट ही मच जाए कि सबको खुला मैदान है कि जाओ सोने की माइंस में और जितना लूटना चाहो लूट लो। वो थोड़ी हो सकता, वो तो हमेशा लिमिटेशंस तो होंगी, पर डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव ना करो। ओके सर। तो डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, अलग अलग डायमेंशंस होती हैं जस्टिस की। को सबसे पहले लीगल, कोई भी लॉ बनाया गया वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर लगना चाहिए और इक्वालिटी को ही प्रमोट करता होना चाहिए। जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा? It is not sufficient that law should be just, but the justice should be done according to laws by civil servants और जुडिशरी। देखो जरूरी नहीं है, पहला है कि लॉ आपका जस्ट होना चाहिए, कि लॉ सही बनना चाहिए सबके लिए। उसके बाद अब जो बंदा न्याय कर रहा है उसे सबको बराबर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अगर वही सोसाइटी को बराबर नहीं देखता तो फिर अल्टीमेटली लॉ बनाया हुआ भी वो अपने मुताबिक तोड़ मोड़ लेगा। पर्पस ऑफ पनिशमेंट, देखो पर्पस ऑफ पनिशमेंट क्यों होती है, मतलब पनिशमेंट इस चीज के लिए नहीं होनी चाहिए कि किसी ने, मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कोई क्राइम किया है। ठीक है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि पनिशमेंट कोई भी दे सकता है। पनिशमेंट हमेशा बाकियों को एक सीख देने के लिए होती है कि एक को पनिशमेंट मिली है, बाकी सारे ना करें। तो जस्टिस अगर सही से होगा, अगर अगर एक क्रिमिनल को सही से पनिशमेंट मिलेगी, बाकी सारे सिटीजन्स के लिए वो एक डेटरेंस का काम करेगा कि वो सब ये काम ना करें, क्योंकि उन्हें भी वो सेम पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरी साइड पे हाँ, किसी भी एक पर्सन को अपने हाथ में जस्टिस लेने नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी लोगों को खुद ही पनिशमेंट सुनाई जा रही है। आपके कोर्ट बने हैं, पूरा लॉ बना है, उसी के थ्रू लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और इम्पार्शियलिटी के साथ मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल डायमेंशंस जस्टिस क्या क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सबको इक्वल मिलने चाहिए। देखो इक्वालिटी का कंसेप्ट और जस्टिस का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। जस्टिस होगा तभी इक्वालिटी हो सकती है, तभी आपके प्रिएम्बल का भी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो आपकी फिलोसफीज आती है, वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज में सबसे पहली वैल्यू कौन सी है?
जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी। ये रैंडमली प्रीएम्बल में नहीं लिखे हुए, एक बहुत ही सोचा समझा लॉजिक है। जब तक जस्टिस नहीं होगा ना तब तक फ्रीडम हो सकती है, ना तब तक बराबरी हो सकती है, और भाईचारा तो भूल ही जाओ। तो सबसे पहले तभी जस्टिस लिखा गया। उसके बाद अगर सबको तुम फ्रीडम नहीं दोगे तो इक्वालिटी जैसे कंसेप्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बंदिशें हैं तो अपने आप में इक्वालिटी खत्म हो जाती है। फिर इक्वालिटी डाली गई है, और लास्ट में अगर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, भाईचारा तभी हो सकता है। तो ये बहुत ही सोच समझ के आपके प्रीएम्बल में लिखी हुई चीजें हैं, रैंडमली ऐसे नहीं कि जो मन चाहा उन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको बराबर का वोटिंग राइट मिलना चाहिए। एक जस्ट पॉलिटिकल सोसाइटी में जब पॉलिटिक्स आपकी जस्टिस वाली होती है, जस्ट पॉलिटिक्स का सिस्टम होता है, उसमें बिना किसी भेदभाव को सबको वोटिंग राइट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो सकता है। कोई भी क्राइटेरिया तुम लिख सकते हो, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ठीक है, सबको बिल्कुल बराबर की ट्रीटमेंट। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, सबको बराबर का लड़ने का, ठीक है, बिना किसी फर्क के। ठीक है, वो भी पॉलिटिकल जस्टिस आपकी। पॉलिटिकल जस्टिस ऑलमोस्ट सारी सेम है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनने का भी वही हो। ठीक है, तो उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन जस्टिस क्या है? सबको सोशल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए रिसोर्सेज का। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पे फिर से लिखा है। ठीक है, ताकि वो बोथ मेंटली और इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, इसलिए उसे सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लॉ के आगे उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। देखो, अगर लॉ के आगे इक्वालिटी नहीं है तो अल्टीमेटली वो कुछ भी करना चाहेगा, उसे लॉ बराबर अगर ट्रीट ही नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसे ज्यादा ट्रबल में जरूर डालेगा लॉ। ठीक है, तो लॉ की सबके लिए ट्रीटमेंट बराबर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स। किसी पर्सन के लिए, देखो ये आपके आर्टिकल 14 में ये दोनों कंसेप्ट कवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है कि जो कानून अब अप्लाई किया जा रहा है बिना किसी की स्पेशल प्रिविलेज को देखते हुए अप्लाई होना चाहिए। तुम ये नहीं देखोगे कि कोई पर्सन जैसे भारत रत्न है तो उसे कोई अलग से पनिशमेंट दे रहे हो, अलग से कोई जेल का सेल दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेम होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, टू एंड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जस्टिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या था एंशियंट इंडिया में और मिडिवल बिफोर ब्रिटिशर जब तक इंडिया में नहीं आए, कास्ट के अकॉर्डिंग सजाएं मिलती थी। जितना लोअर कास्ट होता था उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती थी। तो अगर दो लोगों ने सेम क्राइम किया है तो ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के उन्हें ज्यादा बुरी तरह सजा मिलती थी, जो अपने आप में जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सबको बराबर की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर क्राइम किया है, चाहे वो अपर कास्ट से चाहे लोअर कास्ट से, सबको बराबर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये एक जस्टिस का प्रिंसिपल लागू होता है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबकी जो भी मतलब जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और इनफैक्ट जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हाँ जी, बताओ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का क्या मतलब है? सर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज होता रहता है। बिल्कुल। तो जैसे इंडिया में स्लैब्स बनी हुई है ना, कि इतने स्लैब के लोगों को इतने परसेंट का टैक्स लगेगा, उससे ऊपर वालों को इतने परसेंट का, तो इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तुम्हारी जितनी इनकम है उसके मुताबिक टैक्स बढ़ता है। रिग्रेसिव इससे उल्टा होता है। रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है टैक्स कम होता जाता है, तो गरीबों के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है, इसलिए उसे रिग्रेसिव रिग्रेसिव होता है, जो पीछे खींचता है देश को।
प्रोग्रेसिव कि जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है आगे। और फिर एक तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होगा सबके लिए बस एक सिंगल परसेंटेज। तुम चाहे 1 लाख कमाते हो चाहे 1 करोड़ कमाते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों में बराबर टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। तो जब सोशल जस्टिस मिलेगा तो सोशल सिक्योरिटी भी लोगों की सिक्योर होनी चाहिए। अगर लोगों को पता है कि मेरा एट द एंड कोई ना कोई सोशल सेफ्टी नेट है, सिक्योरिटी नेट है, तो पर्सन हमेशा किसी ना किसी पे रिलाई कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कल भी गवर्नमेंट का एग्जांपल बताया था कि क्या एक पर्सन जो बिल्कुल फेल होता है वो क्या गवर्नमेंट के ऊपर काउंट कर सकता है कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो कम से कम सरकार मुझे घर खाना ये तो दे ही देगी। अगर सोशल सिक्योरिटी सबको प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है कि आपकी सोसाइटी जस्ट है, क्योंकि आप किसी को भी, मतलब अमीरों को तो जरूरत नहीं है, गरीबों को भी तुम एक स्तर से नीचे नहीं गिरने दे रहे, तो आपकी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी समझने से पहले आपको 2 वर्ड्स में फर्क आना चाहिए। लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क क्या होता है? हाँ जी, एनीवन, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या फर्क है? हम अक्सर इन्हें कंफ्यूज करते हैं। लिबर्टी सर कुछ लिमिट ਹੁੰਦੀ ਆ और फ्रीडम जो मर्जी करो। जो मर्जी करो, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई बाउंडेशंस नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते। लिबर्टी हमेशा रूल्स के साथ आती है। देखो, फ्रीडम में तुम्हारी मर्जी है किसी को तुम मारना चाहते हो या नहीं मारना चाहते, वो फ्रीडम है, तुम्हारा माइंडसेट। लिबर्टी में तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन की आजादी है, पर तुम विलिंगली किसी और को नहीं मारोगे। वहां रोक लगा दी ना, अपने आप को तुम जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हो, किसी और को हार्म नहीं करना तुमने। ठीक है, वो तुम्हारी आजादी पे एक रूल्स लगे हुए सर हैं। हाँ जी, सर फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है इंडिया में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। वो तो चलो कंसेप्ट अभी एब्सोल्यूट और वो तो अलग है। पहले लिबर्टी वर्ड जहां से ओरिजिनेट हुआ है, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सबसे पहले पढ़ा था। फिलोसोफर्स ने सबसे पहले लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क किया। फ्रीडम का मतलब है अनलिमिटेड, तुम कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, दोनों चीजों में जा सकते हो, पर फर्क कहाँ आएगा? फ्रीडम का मतलब है मैं किसी के प्राइवेट घर में घुस के बैठ जाऊं कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठूं। लिबर्टी का मतलब है कि मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता, पब्लिक प्लेसेस में मुझे कोई रोक नहीं है। ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो एक अच्छी सोसाइटी के लिए इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? लिबर्टी सर। लिबर्टी। फ्रीडम एक्सेस में चीजें होती हैं, ठीक है, तो तुम हर चीज में फ्रीडम नहीं दे सकते, तुम्हें लिबर्टी देनी जरूरी है। लिबर्टी एक रिस्ट्रिक्शन के साथ आएगी। लिबर्टी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल भी है, ठीक है, पर लिबर्टी के अंदर कहीं को लिखा भी होगा कि इफ एंड बट, इसके फ्रीडम और लिबर्टी सेकंड पैराग्राफ में ये समझाया होगा, टू मीन एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेशन रिस्ट्रेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द राइट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड। तो इसमें सबके राइट्स बिकॉज इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लग जाती हैं। ठीक है, फ्रीडम पे एबिलिटी टू डू एज वन विल्स, जो मर्जी करे बंदा, और उस जो जिसकी उसके पास पावर है करने की। ठीक है, तो लिबर्टी हमेशा कैपेबिलिटी और लिमिटेड राइट से कंस्ट्रेंड होती है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में ये सारा कुछ समझाया हुआ है। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर लिबर्टी का कंसेप्ट कोई प्रायोरिटी दी हुई है ना? हाँ जी, फ्रीडम का कंसेप्ट कभी भी प्रमोट नहीं किया करता कोई भी। हर कोई, हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा या कोई भी लॉ होगा, वो हमेशा लिबर्टी ही प्रमोट करेगा, क्योंकि हमेशा कंस्ट्रेन लगाना जरूरी है। जैसे आप जो कह रहे हो कि एब्सोल्यूट लिबर्टी हमारे यहाँ पे नहीं है, एब्सोल्यूट लिबर्टी का मतलब ही फ्रीडम होता है, वो नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट करती दुनिया में।
कंस्ट्रेन लगाना लोगों के ऊपर जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने रूल ऑफ लॉ बिठाना है अपने देश में कि कानून व्यवस्था सही चलती रहे, तुम्हें हमेशा कंस्ट्रेन रखने पड़ेंगे। अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दे सकते, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो लिमिट्स लगाने के लिए लिबर्टी का कंसेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल उसे प्रमोट करता है, और बाकी सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम देखोगे वही प्रमोट करते हैं। बस फर्क ये आता है कि किस डिग्री तक कंस्ट्रेन लगाते हैं। ठीक है, अमेरिका का थोड़ा ज्यादा लिबरल है, हमारा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, पर लिमिटेशंस वो भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड कुछ भी करते रहोगे अमेरिका में, और अमेरिका कुछ नहीं करता। ठीक है, लिबर्टी जो होती है ये हमेशा ओनली इन स्टेट हो सकती है। देखो, अगर आज भी हम जंगल के सेटअप में रहते होते, सारे बिल्कुल आजाद होते, अपनी मर्जी के मालिक होते, फिर तो तुम कभी लिबर्टी इंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपनी जान का डर ही बना रहता। इन्वायरमेंट में कभी प्योर फ्रीडम दिखती है पर होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई भी कंस्ट्रेन नहीं है, तो आपकी जितनी फ्रीडम है दूसरे की भी है, जिसके पास पावर होगी वो जीत जाएगा। स्टेट के अंदर स्टेट लिमिटेशन लगा के चलती है, तो वो अपने आप में वहीं पे एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लिबर्टी। लोगों को हक देना बहुत जरूरी है लिबर्टी एंजॉय करवाने के लिए। अगर मैं कह दूं कि आप सबको सारी लिबर्टीज हैं, पर मैं राइट्स कुछ ना दूं कि सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कहीं पे इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, फिर कैसी लिबर्टी? राइट्स हो और लिमिटेशन के साथ हो। ठीक है, यानी कि राइट्स को हमेशा ड्यूटीज के साथ बैलेंस करके हम हमेशा एक लिबरल सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिबरल सोसाइटी बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी समझाई हुई है। नेचुरल, रूसो की, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। पूरा जो प्रिंसिपल है ना, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ये हम रूसो की पूरी थ्योरी आगे जाके बताऊंगा मैं। ये आपके यूपीएससी का प्रीवियस ईयर एसए का टॉपिक है, और ये कल का जिनकी मेंस आंसर राइटिंग है ये उनका भी टॉपिक बनेगा। इसके ऊपर हम एसए लिखेंगे, तो वैल्यू ढूंढ के रखना, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके रखना। मैं तुम्हें पहले कल का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, ये आपके कल इसके ऊपर लिखना है। तो उसके ऊपर बेसिकली ये जो लिबर्टी का कंसेप्ट है, और इसे मैं आगे लिंक करवाऊंगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा लेक्चर से पहले, तो उस चीज को जोड़ के फिर करना। मतलब कल नहीं, अगले लेक्चर में रूसो हो जाएगा, रूसो के बाद मैं करवाऊंगा, तो उसके तक अपना ये टॉपिक तैयार करके रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ और ढूंढ के रखना। सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी क्या होती है? सिविल लिबर्टी होती है कि एक पर्सन जो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी उसे क्या क्या फ्रीडम्स देती है। देखो, जब भी तुम कोई सोसाइटी का पार्ट बनोगे, तुम्हें कोई ना कोई अपनी फ्रीडम पहले सरेंडर करनी पड़ेगी, उसके बदले तुम्हें उस सोसाइटी में पहले तो रहने का हक बनता है। हक बनने के बाद तुम एक्चुअली, तुम्हें उस सोसाइटी के जितने राइट्स हैं वो भी मिलते हैं। अगर आपको एक सिविल सोसाइटी में, सिविल का सोसाइटी का मतलब है जो, सिविल सोसाइटी का अपने आप में मतलब है कि जो कंस्ट्रेन्ड सोसाइटी है, जो किसी लिमिटेशंस में काम करती है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीडम नहीं है, पर कोई ना कोई लिमिटेशन रूल्स होंगे वहां पे। तो रूल्स अगर तुम मानोगे तो बाकी भी तो मान रहे हैं, तो अपने आप तुम्हें सिविल लिबर्टीज अचीव होती हैं। पॉलिटिकल लिबर्टीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं। अगर तुम्हें कोई नहीं रोक रहा स्टेट के अफेयर्स में, जो तुमने पार्टिसिपेशन करनी है, चाहे इलेक्शंस में खड़े होना है, चाहे प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हो, चाहे कुछ, तो वो आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी है कि आपको सरकार के डे टू डे फंक्शनिंग का पार्ट बनने से, अगर लेट्स सपोज क्रिटिसाइज ही करना चाहते हो, प्रोटेस्ट ही करना चाहते हो, वो भी तो पॉलिटिकल लिबर्टी हुई।
जो आपके किसानों का प्रोटेस्ट है वो एक तरह से पॉलिटिकल लिबर्टी है, उन्हें आजादी मिली है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी, जो कोई पर्सन जैसा भी अपना मीन ऑफ लाइवलीहुड कमाना चाहता है वो कमा पाए राइट वे में। फ्रीडम और लिबर्टी में यही फर्क है। फ्रीडम में मतलब होगा कि चोरी करके डाका डाल के वो भी कमाई है। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है लिमिटेशंस में सही वे से पैसे कमाना। क्लियर है? अगला है रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी का मतलब है रिलीजियस लिबर्टी का मतलब है ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। आपका रिलीजन जो है वो आपको कैसी फ्रीडम देता है, ठीक है, और आपके अंदर जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो आपको कैसे गाइड करती है। अगर आपका रिलीजन ने आपको, मतलब हर रिलीजन सेम बात करता है, अगर आपने अपने रिलीजन को सही तरीके से समझा है तो हर रिलीजन यही कहता है कि दूसरे रिलीजन की तरफ टॉलरेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात सारे रिलीजन एक ही करते हैं, ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है। तो ये कहना कि मेरे वाला रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से अच्छा है, इससे बड़ी बेवकूफी कभी नहीं हो सकती। जिसे जो फॉलो करना है करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। वही चीज रिलीजियस लिबर्टी अलाउ करता है। अगर तुम टॉलरेंट हो तो लोग भी तुम्हारी तरफ, अगर मतलब तुम टॉलरेंट हो, सोसाइटी ओवरऑल टॉलरेंट होगी धीरे धीरे वन बाय वन, तो रिलीजियस लिबर्टी अपने आप बनेगी। नेक्स्ट इज मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी का मतलब है कि एक पर्सन जब भी कोई फैसला ले उसमें हमेशा पावर हो राइट और रॉन्ग को चूज करने की, उसकी मॉरल लिबर्टी है। अगर उसके ऊपर कंस्ट्रेन लगा हुआ है, किसी की फोर्स लगी हुई है, कोई प्रेशर लगा हुआ है उसे एक साइड का डिसीजन लेने का, तो उसकी मॉरल लिबर्टीज के ऊपर रोक लगी हुई है, ठीक है। अगर कोई, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि विटनेसेस को किडनैप कर लेते हैं, तो उसकी मॉरल लिबर्टी डैमेज होगी, क्योंकि वो बंदा अब कैसे गवाही देगा, ठीक है। तो मूवीज में दिखाते हैं ना ये सीन, तो मॉरल लिबर्टी ऐसे डैमेज हो सकती है जब भी कोई अननेसेसरी कंस्ट्रेन लगाए आपकी जजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है एंडिंग ऑफ स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स का एंड हो जाना, उसे हम कहेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। कोई स्पेशल राइट्स किसी को नहीं मिलेंगे, वही इक्वालिटी है। सब कानून की नजर में बराबर है, सबके ऊपर कानून बराबर लग रहा है। इसमें भी इक्वालिटी से बढ़ के, मतलब इक्वालिटी का बेसिक मतलब होता है किसी को कोई भी स्पेशल फर्क ना देना। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज मेंशन करने वाली है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी से बढ़ के क्या देता है? इक्विटी। इक्विटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्विटी देता है। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? हाँ जी बताओ। इक्विटी सर जरूरत वाले लिए ਹੁੰਦੀ ਆ। जरूरत वाले के लिए होती है, वो तो इक्वालिटी भी जरूरत वाले की है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। सर इक्विटी मीन सभी को सेम ट्रीटमेंट देना। इक्विटी सभी को सेम ट्रीटमेंट देना। सॉरी इक्वलिटी, और इक्विटी मीन्स जो डिजर्विंग है। डिजर्विंग तो सारी इक्वल ट्रीटमेंट के, लाइक पुअर्स। इसमें वो जस्टिस वाला ही लाइन फिर से आती है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। ये इक्विटी का भी कंसेप्ट है। इक्विटी जस्टिस और इक्वालिटी को जोड़ के बनती है। इक्विटी क्या होती है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स का क्या मतलब है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स का मतलब है कि लेट्स सपोज आपका 3 लोग हैं, 2 लोग लगा लो चलो, एक आपका अमीर आदमी, एक आपका गरीब आदमी है,
दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। कॉलेज एक स्कॉलरशिप रखता है किसी एक को देने के लिए, किसी एक को वो स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो दोनों के नंबर, अमीर के लगा लो नंबर ज्यादा थे 80% और इसके 70%, क्लेम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल केस में दोनों क्लेम कर सकते हैं। क्या अमीर का क्लेम करना बनता है स्कॉलरशिप को? मतलब गरीब की ये कंडीशन है कि अगर उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसकी एडमिशन ही नहीं होगी। तो बताओ बनता है या नहीं बनता? कोई भी? इनका नहीं बनता, इस पर्सन को खुद रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो कॉलेज को ही ओपनली ऑफर नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेज के बिहाफ पे इक्विटी नहीं है। ठीक है, अगर कॉलेज इक्विटी का प्रिंसिपल अपनाता, कॉलेज पहले ही कहता कि ये बंदा अमीर है, इन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, गरीब को जरूरत है, उसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि अब हो क्या रहा है, अमीर और गरीब ये दोनों इक्वल्स नहीं है, तो इनकी ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकती। इनकी फी स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता, इनकी कंडीशन सेम नहीं हो सकती, तो सब कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लग सकता। यहाँ पे हमेशा फर्क आना चाहिए। ठीक है, वही अल्टीमेटली इक्विटी का कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, जो इक्वल है, अगर दो गरीब लोग हैं उनमें परसेंटेज देखो, उसके बेसिस पे दो, क्योंकि दोनों को जरूरत है। वो इक्विटी है कि दोनों को तुम पावर्टी के बेसिस पे कर रहे हो। जो बंदा नहीं स्ट्रांग, मतलब इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से? इक्वालिटी का मतलब है मैं इनके अमीर गरीब में फर्क ही नहीं देखूंगा, बस परसेंटेज के बेसिस पे दे दूंगा, वो इक्वालिटी है। कोई स्पेशल राइट्स को कंसिडर नहीं करना। स्पेशल राइट क्या था कि ये अमीर था, ठीक है, इसके पास एडवांटेज थी ना, ये स्पेशल राइट था, मैंने बस ये कंसिडर नहीं किया। पर क्या मेरे आंखें बंद करने से अभी मैं आंखें बंद करके कह दूं कि दुनिया में अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं रहा, तो क्या एक्चुअली अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं रहा? नहीं ना। वही कास्ट सिस्टम की बात, मैं फ्रीडम, मैं जब इंडिपेंडेंस इंडिया को आई, मैं कह देता कि बस आज से स्टेट के लिए कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, क्या वो ग्राउंड रियलिटी को चेंज कर देता? नहीं। सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत थी कि सरकार कास्ट सिस्टम समाज से खत्म कर सके। इस कारण इक्विटी का प्रिंसिपल हमने हर जगह यूज किया, क्योंकि इक्विटी के थ्रू अगर आपको जैसे मेंस में रिजर्वेशन का क्वेश्चन आता है, रिजर्वेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या रिजर्वेशन की पॉलिसी सही है या गलत है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले 3-4 बारी आए हुए हैं। उस कंसेप्ट को जब आपने रिजर्वेशन के कंसेप्ट को जस्टिफाई करना है ना, बेस्ट वे टू जस्टिफाई इट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कि सेम लोगों को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज में थे उन्हें आगे लाने के लिए, आज भी देखो तुम शहरों में रहते हो, तुम्हें लगता है, हमें देखने में लगता है कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया, पर जब तुम केसेस पढ़ोगे कि कास्ट के बेसिस पे कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कई बैकवर्ड एरियाज में है, तुम्हें एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। सरकार के सर्वेज खुद कहते हैं कि आज भी 80%, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, ये बिलो पावर्टी लाइन, ये आज भी उन्हीं कंडीशंस में रह रहे हैं जो प्री इंडिपेंडेंस थी, तो कोई फर्क नहीं आया इनके कंडीशंस में। ठीक है, तो रीसाइक्लिंग हो रही है, वो एज अ सजेशन लिख सकते हो कि बेनिफिट्स की रीसाइक्लिंग हो रही है, पर तुम्हें ये व्यू देना जस्टिफाई हमेशा सरकार की, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक चीज याद रखो, सरकार की जो पॉलिसी है तुम उसके अगेंस्ट ज्यादा नहीं लिख सकते, सिर्फ उसके इम्प्रूव करने के सजेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म में मत उतरना, तुम्हारा जो मर्जी पर्सनल बिलीफ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार का जो पर्सनल बिलीफ है उसे मानना जरूरी है, बिकॉज तुमने तुम्हारी नौकरी नहीं करनी, सरकार की नौकरी करनी है।
ठीक है, क्रिटिसाइज करो, अगर नहीं करते हो तो वो भी गलत लगता है, वो तो साफ ही पता चलता है कि ज्यादा तारीफों पे बटरिंग कर रहे हो तुम। बैलेंस पर ज्यादा सरकार की साइड। एट द एंड सरकार सही है जो भी करती है, यही गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का फंड है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नहीं? तो आगे बढ़ते हुए आपका इक्वालिटी का कंसेप्ट, यही सारी चीजें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, यही जो मैंने इक्विटी के कंसेप्ट में समझाया वही सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। लीगल डायमेंशन में सबको लॉ बराबर लगना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, सबकी प्रोटेक्शन हो, वही चीज, सबको राइट टू वोट, कंटेस्ट, ये सारी चीजें तुम पॉलिटिक्स में पढ़ते हो तो वो बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, जहां पे भी देखोगे बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। इससे ये वाला पार्ट कंक्लूड होता है, जो आज तक मैंने करवाना था इक्वालिटी का, वो कंक्लूड होता है। कल आपके ये इंस्टीट्यूशन शुरू होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हें पढ़ के रखना, और आपके पहले 4 फिलोसोफर्स जो हैं उन्हें भी पढ़ के रखना। मैं 4 फिलोसोफर्स का नाम बताता हूँ। प्लेटो तीसरा, जितना मुझे याद है, एरिस्टोटल तीसरा, प्लेटो दूसरा था, इमैनुअल कंट के एंड तक पढ़ के रखना, यहाँ तक पेज नंबर 25 के एंड तक पढ़ के रखना है। ठीक है, कल मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा। ठीक है, ये चीज। सर हाँ जी, सर कल फिर अपना दोपहर ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਣਾ ਕੱਲ ਮੇਨਸ वो मैं राइटिंग इसके बाद बता दूं। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मैं विनय जी का कंसेप्ट बता दूं। को विनय जी ने मुझसे डाउट पूछा कि क्वासी फेडरल क्या होता है। सर देखो, 2 टाइप के आपके मेन सिस्टम होते हैं, यूनियनिस्ट और फेडरल। ये हमने एनसीईआरटी वैसे जिस में कवर किया है, एक बार उसे भी कंसिडर दोबारा से रिवाइज कर लेना। यूनियनिस्ट और फेडरल। यूनियनिस्ट का मतलब है कि एक सेंटर की सरकार है, वो ऑल पावरफुल है, सारी पावर्स उसके पास है, ये अपने नीचे वालों को कमांड करती है और उन्हें डायरेक्ट करती है कि उन्हें क्या काम करना है, और वो उसी से चलते हैं, चाहे वो नीचे स्टेट्स हो सकते हैं या डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो उसकी कमांड से चलेंगे, सेंटर की कमांड से चलेंगे। कमांड को मना नहीं कर सकते, जो कमांड आएगी उन्हें मानना पड़ेगा। ये होता है यूनियनिस्ट। फेडरल में क्या होता है? फेडरल में सेंटर की सरकार और जो स्टेट की सरकार होते हैं, ये दोनों इक्वल्स की तरह होते हैं, बराबर। कोई भी एक दूसरे को ऑर्डर नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और दोनों मिलके सबको चलाते हैं। इंडिया का सिस्टम इन दोनों के बीच में है, इसलिए उसे क्वासी फेडरल कहते हैं। हमारे कुछ मामलों में सेंटर और स्टेट बराबर है, अपने अपने फील्ड्स में काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे को कुछ फील्ड्स में ऑर्डर नहीं दे सकता। पर कुछ आपके स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे नेशनल इमरजेंसी ही जब लगी हो तब सेंटर ऑल पावरफुल हो जाती है। तो इस कारण क्वासी फेडरल का मतलब होता है इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट आ गया। कुछ फीचर इसके भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ इसके भी हैं, दोनों का मिक्सचर वो हुआ क्वासी फेडरल। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नहीं? विनय जी कोई और डाउट? किसी और को कोई डाउट? तो ये था आपका आज छोटा सा